हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास के अध्याय 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। गतिविधि प्रश्न 1, आपकी राय में पाठ्यपुस्तक का चित्र 1 किस प्रकार से एक कल्पनादर्शी दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर देखिए, यह चित्र 1 दिया गया है जिसमें हमें यह बताना है कि यह चित्र किस प्रकार की कल्पनादर्शी दृष्टि को प्रतिबिंब करता है, यानी कि किस प्रकार की कल्पना को ध्यान में रखते हुए इस चित्र को बनाया गया है। तो आइए इसे देखते हैं। तो 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने अपने सपनों के एक संसार की कल्पना की जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर के बना था। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें सभी लोग एक लंबी पंक्ति में स्वतंत्रता की मूर्ति की वंदना करते हुए दिखाए गए हैं। चित्रकार के कल्पना दर्श में विश्व के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके वस्त्रों तथा राष्ट्रीय वेशभूषा से होती है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। यह चित्र दुनिया के राष्ट्रों के बीच में भाईचारे का प्रतीक है। इस प्रकार से यह चित्र चित्रकार की कल्पनादर्श दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। चर्चा करें। प्रश्न 2। प्रश्न 1, रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दें। उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की अग्रलिखित विशेषताएं होती हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। दूसरा है कि इसका आधार वीरता से परिपूर्ण अतीत, महापुरुषों के नाम तथा प्राचीन गौरव होते हैं। एक जनसमूह के राष्ट्र होने की आवश्यक शर्तें हैं कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ में मिलकर के महान कार्य करना और भविष्य में इस प्रकार के कार्य करने की इच्छा रखना। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व प्रतिदिन होने वाला जनमत संग्रह है। राष्ट्र की किसी देश के विलय या उस पर उसकी इच्छा के विरुद्ध आधिपत्य स्थापित होने में कोई रुचि नहीं होती है। और राष्ट्र का महत्व, तो रेनन के अनुसार राष्ट्रों का होना आवश्यक है क्योंकि उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। यदि संसार में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही स्वामी होगा तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। चर्चा करें। प्रश्न 10। प्रश्न 1, उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों के द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है। तो उत्तर है कि जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा कि जोलबेराइन नामक एक शुल्क संघ जर्मनी के एकीकरण में सहायक है। उसके अनुसार जोलबेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांध देता है। वह राष्ट्र की आर्थिक अवस्था को जितना बाह्य रूप से उसके हितों की रक्षा करके उसे सुदृढ़ बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादन को बढ़ा करके भी यही कार्य करेगा। लिस्ट का विचार था कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने का एकमात्र उपाय है। चर्चा करें। प्रश्न 1, व्यंग्यकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है।
तो यहाँ पर देखिए सामने चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र को देख करके हमें यह बताना है कि इसमें व्यंग्यकार क्या दर्शाने का प्रयास कर रहा है। उत्तर है कि व्यंग्यकार के द्वारा चित्र में चिंतकों का क्लब दर्शाया गया है, जिसमें चिंतक मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। यहाँ व्यंग्यकार यह दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि तत्कालीन रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं पूर्ण निरंकुश थीं। कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोल सकता था। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। वे उन सभी गतिविधियों को दबा देती थीं जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए थे, जिनके द्वारा अखबारों, किताबों, नाटकों तथा गीतों में व्यक्त बातों पर नियंत्रण लगाया गया था। इस प्रकार से व्यंग्यकार दर्शाता है कि चिंतकों का क्लब तो था, लेकिन उनके मुंह पर पट्टी बांधी गई थी। चर्चा करें। प्रश्न 1, राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। तो राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में भाषा और लोक परंपराओं का महत्व निम्नलिखित प्रकार से है कि किसी क्षेत्र विशेष या देश की भाषा और लोक परंपराएं लोगों के द्वारा एक साथ में व्यतीत किए गए अतीत व सामूहिक एकता से जीवन यापन की जानकारी देती है। भाषा और लोक परंपराएं लोगों को सांस्कृतिक रूप से समान होने की भावना प्रदान करती हैं। भाषा व लोक परंपराएं लोगों को एकता एवं गर्व के धागे से बांधती हैं। चर्चा करें। प्रश्न 1, सिलेसियाई बुनकरों के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। पत्रकार के नज़रिए पर टिप्पणी करें। तो सिलेसियाई बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। सिलेसियाई के बुनकर ठेकेदारों से कच्चा माल लेकर के उनके लिए कपड़े तैयार करते थे, परंतु ठेकेदार बुनकरों को निर्मित कपड़ों के दाम बहुत कम देते थे। तो बुनकरों की दशा शोचनीय थी। बेरोजगारी के कारण काम की मांग बढ़ने लगी। इस स्थिति का लाभ उठा करके ठेकेदारों ने निर्मित वस्तुओं की कीमतें और गिरा दी। पत्रकार का नजरिया। बुनकरों के प्रति पत्रकार का नजरिया सहानुभूतिपूर्ण था। बुनकरों की शोचनीय दशा देख करके पत्रकार दुखी था। अपनी शोचनीय आर्थिक स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ही बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। चर्चा करें। प्रश्न 1, पाठ में दिए गए स्रोत गय में उद्धत 3 लेखकों के द्वारा महिलाओं के अधिकार के प्रश्न पर व्यक्त विचारों की तुलना करें। उनसे उदारवादी विचारधारा के बारे में क्या स्पष्ट होता है। तो पाठ में दिए गए स्रोत गय में उद्धत 3 लेखकों के द्वारा महिलाओं के अधिकार के प्रश्न पर व्यक्त विचारों की तुलना। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल बेलकर, जो कि फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, ने पुरुषों एवं महिलाओं का कार्यक्षेत्र अलग अलग बतलाया तथा कहा कि लिंगों में बराबरी परिवार के मेल मिलाप तथा गरिमा को खतरे में डाल देगी। उदारवादी होने के बावजूद वे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। लुइजे ओटो पीटर्स, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की, उसके अनुसार पुरुषों के अथक प्रयास केवल पुरुषों के लाभ के लिए हैं, समस्त मानव जाति के लाभ के लिए नहीं, परंतु स्वतंत्रता को विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना स्वीकार नहीं होना चाहिए। एक अन्य लेखक के अनुसार महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। यह लज्जा की बात है कि एक पुरुष होने के नाते
एक सबसे मूर्ख पशुपालक को मत देने का अधिकार है, जबकि अत्यंत ही योग्य महिलाएं मत देने के अधिकार से वंचित हैं। तो तीनों लेखकों के विचार से स्पष्ट होता है कि उनमें उदारवादी विचारधारा के प्रश्न पर बड़ा मतभेद है। उदारवादी लेखक और चिंतक महिला अधिकारों के प्रश्न पर एक मत नहीं है। गतिविधि प्रश्न 1, इस व्यंग्य चित्र 13 का वर्णन करें। इसमें बिस्मार्क और संसद के निर्वाचित डेप्यूटीज के बीच किस प्रकार का संबंध दिखाई देता है। यहाँ चित्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्या व्याख्या करना चाहता है। तो चित्र देखिए, 13वां चित्र है, यह व्यंग्य चित्र है। जर्मन राइक्सटैग संसद में ओटो वान बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1870 का यह चित्र है। इस व्यंग्य चित्र में प्रशा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क को एक हंटर घुमाते हुए तथा संसद के सदस्यों को अपना बचाव करते हुए दिखाया गया है। अपने बचाव के लिए सभी प्रतिनिधि बिस्मार्क के लिए आदर प्रदर्शित करते हुए संसद में सिर झुकाए हुए बैठे हैं। यह व्यंग्य चित्र दर्शाता है कि बिस्मार्क जर्मन शासकों के मस्तिष्कों पर शासन करता था। इस चित्र में कलाकार ने बिस्मार्क के जनतांत्रिक होने की व्यंग्यात्मक व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि इसमें जनतंत्र नाम मात्र के लिए ही अस्तित्व में है। यथार्थ में तो यह बिस्मार्क का एक तंत्र है। इस प्रकार से बिस्मार्क की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई आस्था नहीं थी। व्यंग्यकार ने इस चित्र के द्वारा बिस्मार्क के लोकतंत्र का उपहास किया गया है। प्रश्न 1, पाठ्य पुस्तक के चित्र 14 क को देखें। क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी भी क्षेत्र में रहने वाले खुद को इतालवी मानते होंगे? तो इनमें से केवल सार्डिनिया क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद को इतालवी मानते होंगे, क्योंकि उस समय केवल सार्डिनिया पीडमोंट में ही एक इतालवी राजघराने का शासन था। प्रश्न 2, पाठ्य पुस्तक के चित्र 14 ख की जांच करें। कौन सा क्षेत्र सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना? सबसे आखिर में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ? किस साल सबसे ज़्यादा राज्य एकीकृत इटली में शामिल हुए? तो पहला, लोम्बार्डी का क्षेत्र सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना। दूसरा, पेपल का क्षेत्र यानी कि रोम सबसे बाद में एकीकृत इटली में शामिल हुआ। और तीसरा है 1860 ईस्वी में सबसे ज़्यादा राज्य एकीकृत इटली में शामिल हुए। प्रश्न 1, चित्रकार ने गैरीबाल्डी को सार्डिनिया पीडमोंट के राजा को जूते पहनाते हुए दिखाया गया है। अब इटली के नक्शे को फिर से देखो। यह व्यंग्य चित्र पाठ्य पुस्तक का चित्र 15 क्या कहने का प्रयास कर रहा है? 1860 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने अपने सशस्त्र स्वयं सेवकों को लेकर के सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और शीघ्र ही सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार कर लिया। गैरीबाल्डी ने सिसिली तथा नेपल्स के राज्य सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमानुअल द्वितीय को सौंप दिए। 1861 में विक्टर इमानुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया। इस व्यंग्य चित्र से ज्ञात होता है कि गैरीबाल्डी के प्रयासों से ही सिसिली तथा नेपल्स को एकीकृत इटली में शामिल किया जा सका था। इस चित्र से गैरीबाल्डी के साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की भावना प्रकट होती है। गतिविधि प्रश्न 1, बॉक्स 3 में दिए गए चार्ट की सहायता से बेईत की जर्मेनिया के गुणों को पहचानें और तस्वीर के प्रतीकात्मक अर्थ की व्याख्या करें। 1836 की एक पुरानी रूपकात्मक तस्वीर में बेईत ने काइजर के मुकुट को उस जगह चित्रित किया था जहां अब उन्होंने टूटी हुई बेड़ियां दिखाई हैं। इस बदलाव का महत्व स्पष्ट करें।
तो प्रतीकों के अर्थ गुण हैं टूटी हुई बेड़ियाँ, और महत्व है, इसका मतलब है कि आज़ादी मिलना। बाज, छाप, कवच, ये जर्मनी साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक है, बहादुरी का महत्व है। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते हुए सूर्य की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात। इस चित्र से ज्ञात होता है कि जर्मनी ने अपनी बहादुरी और सैन्य शक्ति के बल पर आज़ादी प्राप्त की। जर्मनी ने विदेशी शक्तियों डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को अपनी उत्कृष्ट सैन्य शक्ति के बल पर पराजित किया, जिसके फलस्वरूप एक नवीन जर्मन साम्राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार से जर्मनी में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 1836 की पुरानी रूपकात्मक तस्वीर में बेइत ने काइजर के मुकुट को उस जगह पर चित्रित किया था जहां अब उन्होंने टूटी हुई बेड़ियां दिखाई हैं। इसका अर्थ है कि अब जर्मेनिया की बेड़ियां टूट गई हैं, वह आज़ाद हो गई है, अर्थात उसका एकीकरण हो गया है और उसने अपने मुकुट को सिर पर धारण कर लिया है और बेड़ियों को तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया है। प्रश्न 1, बताएं कि चित्र 18 पाठ्यपुस्तक में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्र के इस रूपकात्मक चित्रण में ह्यूबनर किन ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यह चित्र 18 है, द फॉलेन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, जूलियस ह्यूबनर 1850 का यह चित्र है। चित्र 18 में जर्मन राष्ट्र की रूपक जर्मेनिया को निराश मुद्रा में लेटे हुए प्रदर्शित किया गया है। सन 1850 में जूलियस ह्यूबनर के द्वारा चित्रित इस चित्र में जर्मेनिया काइजर के मुकुट तथा छड़ी के समक्ष गिरी पड़ी है। जर्मन राष्ट्र के रूपक जर्मेनिया के इस रूपकात्मक चित्रण का अर्थ है कि सर्व जर्मन नेशन असेंबली, जो फ्रैंकफर्ट संसद के रूप में आयोजित हुई थी, असफल हो गई। चित्र में मुकुट और गद्दी इस बात के प्रतीक हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद को सेना तथा राजशाही के द्वारा भंग कर दिया गया। गतिविधि। प्रश्न 1, चित्र 10 को एक बार फिर से देखें। कल्पना करें कि आप मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट के नागरिक हैं और संसद की कार्यवाही के समय वहीं मौजूद हैं। यदि आप हॉल ऑफ ड्यूटीज़ में बैठे हुए डेप्यूटीज़ में बैठे हुए पुरुष होते तो दीवार पर लगे जर्मेनिया के बैनर को देख करके क्या महसूस करते, और अगर आप हॉल ऑफ डेप्यूटीज़ में बैठी महिला होती तो इस चित्र को देख करके क्या महसूस करती। दोनों भाव लिखें। तो यह देखिए चित्र 10 दिखाया गया है। यदि मैं मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट का नागरिक होता या होती, तो पहला है कि यदि मैं हॉल ऑफ डेप्यूटीज़ में बैठा हुआ पुरुष होता तो जर्मेनिया के बैनर को देख करके यह महसूस करता कि अब विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व से मुक्ति पाने का समय आ गया है। दूसरा है, यदि मैं हॉल ऑफ डेप्यूटीज़ में बैठी हुई महिला होती तो जर्मेनिया के इस चित्र को देख करके महसूस करती कि जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने तथा उन्हें असेंबली के चुनाव में मताधिकार से वंचित रखने से जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन को आघात पहुंचेगा और उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा को असफलता का सामना करना पड़ेगा। संक्षेप में लिखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। क है जियोसेपे मैत्सिनी, ख है काउंट कैमिलो दे काबूर, ग है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, ग है फ्रैंकफर्ट संसद
और निर्णय है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। इन पर हमें टिप्पणियां लिखनी है। क्या है ज्यूसेप्पे मैसिनी। तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगा। 24 वर्ष की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया। 1831 में मैत्सिनी ने मोर्सेई में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। 1833 ईस्वी में उसने बर्न में यंग यूरोप नामक संगठन स्थापित किया, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में विभाजित नहीं रह सकता था। इन राज्यों को संगठित कर एक एकीकृत इटली राष्ट्र एवं गणतंत्र का निर्माण करना आवश्यक था। मैत्सिनी के अनुसार केवल एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। मैत्सिनी ने राजतंत्र का घोर विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की स्थापना पर बल देकर के रूढ़िवादियों और अनुदारवादियों को परास्त कर दिया। है काउंट कैमिलो दे काबूर। काबूर सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के राज्यों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करता था। वह इतालवी भाषा से अच्छी फ्रांसीसी भाषा बोलता था। उसके प्रयत्नों से ही फ्रांस और सार्डिनिया पीडमोंट के बीच में एक कूटनीतिक संधि हुई थी, जिसे प्लम्बियर्स की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डिनिया पीडमोंट को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। इसी संधि के परिणाम स्वरूप 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमोंट ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित करने में सफल रहा था। यह है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। 1821 ईस्वी में यूनानियों का स्वतंत्रता युद्ध शुरू हुआ। यूनानी तुर्की साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे। इस स्वतंत्रता युद्ध में निर्वासन में रह रहे यूनानियों ने सहायता दी। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों ने भी यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। ये लोग प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। अनेक कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बता करके उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की और तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और युद्ध में लड़ने भी गए। वहाँ 1824 में बुखार के कारण लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस युद्ध ने संपूर्ण यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया। है फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद ने भी जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। 18 मई 1848 को विभिन्न जर्मन राज्यों के 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब फ्रैंकफर्ट संसद के प्रतिनिधियों ने प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ से राजमुकुट पहनने का आग्रह किया
तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो रूढ़िवादी थे तथा निर्वाचित संसद के विरोधी थे। इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण का प्रयास विफल हो गया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। अंत में सेना की सहायता से संसद को भंग कर दिया गया। अन्य है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए और बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, समाचार पत्र शुरू किए और राजनीतिक सभाओं तथा प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद महिलाओं को मताधिकारों से वंचित रखा गया। जब 1848 में सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के रूप में ही दर्शक दीर्घा में खड़े होने की अनुमति दी गई। प्रश्न 2, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? अथवा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा उठाए गए 4 उपायों का उल्लेख करें। उत्तर है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। इन विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। इस संयुक्त समुदाय को एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज का स्थान ले लिया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्थितियों की रचना की गई, शपथें ली गईं तथा शहीदों का गुणगान किया गया। इन सब ने राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन दिया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने अधीन राज्यों में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा संपूर्ण देश में माप तोल की एक समान प्रणालियां लागू की गईं। क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा नहीं दिया गया तथा उनके स्थान पर फ्रेंच संपूर्ण देश की भाषा बन गई। प्रश्न 3, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो मारियान और जर्मेनिया 2 नारियों के चित्र हैं। इन्हें राष्ट्रों के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया है। मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है और जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक है। तो मारियान फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। फ्रांस में नारी रूपक को लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोप, तिरंगा तथा कलगी। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। फ्रांस में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी। उसकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना की जागृति हो। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया, क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक मानते हैं। जर्मेनिया की तलवार पर
जर्मन तलवार जर्मन साम्राज्य की रक्षा करती है। अंकित है। नारी रूप में जर्मेनिया का चित्र जर्मनी की स्वतंत्रता तथा अखंडता को प्रतिबिंबित करता है। महत्व है कि इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया तथा फ्रांस और जर्मनी को एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दी। प्रश्न 4, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है 1848 की क्रांतियों से प्रभावित होकर के जर्मन राज्यों के राष्ट्रवादियों ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ करके एक स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों पर बल दिया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता पर आधारित था। दूसरा है राष्ट्र निर्माण का यह उदारवादी प्रयास विफल हो गया। राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और सेना की शक्ति ने मिलकर के दबा दी। इन ताकतों का प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। तीसरा है इसके बाद प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने इस कार्य हेतु प्रशा की सेना और नौकरशाही से सहायता ली। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और 7 वर्ष की अवधि में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस को 3 युद्धों में पराजित किया। इस प्रकार से 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। प्रश्न 5, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए अथवा फ्रांसीसियों के द्वारा उपनिवेशों के विकास हेतु किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन के द्वारा किए गए परिवर्तन। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की। यह संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहली है कि इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। दूसरी है कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा है डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया तथा किसानों को भूदासत्व तथा जागीरदारी करों से मुक्ति दिलाई। चौथा है शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। पांचवा है यातायात तथा संचार व्यवस्थाओं में सुधार किए गए। छठा है एक समान कानून व्यवस्था तथा मापतोल की एक जैसी प्रणाली लागू की गई। और सातवां है संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। प्रश्न 1, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया अथवा उदारवाद क्या है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति ने विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ था राजतंत्र की समाप्ति एवं गणतंत्र की स्थापना।
उदारवादियों की 1848 की क्रांति फ्रांस के मध्यम वर्गीय लोगों से संबंधित थी। इस क्रांति के फलस्वरूप फरवरी 1848 में फ्रांस के सम्राट को सिंहासन छोड़ना पड़ा और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की गई। यह गणतंत्र पुरुषों के सर्वव्यापी मताधिकार पर आधारित था। उदारवाद का अर्थ। उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है और लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। इस प्रकार से उदारवाद गणतंत्र, राष्ट्र राज्य, संविधानवाद, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता के संसदीय विचारों पर आधारित है। उदारवादियों के विचार। उदारवादियों ने विश्व में निम्नलिखित विचारों को बढ़ावा दिया। राजनीतिक विचार। पहला है, उदारवादियों ने संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थन किया। उदारवादी ऐसी सरकार की स्थापना पर बल देते थे जो सभी की सहमति से बनी हो। दूसरा है, वे कानून के सामने समानता के पक्षपाती थे, परंतु उनका यह विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में नहीं था। तीसरा है, पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति के पक्षधर थे। सामाजिक विचार। पहला है, उदारवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। दूसरा है, भूदासत्व तथा बंधुआ मजदूरों को समाप्त करने पर बल दिया गया। आर्थिक विचार। इसमें पहला है कि उदारवादियों ने बाजारों की मुक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने पर बल दिया। दूसरा है, उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। अन्य विचार। उदारवादियों ने राष्ट्रीय राज्य का विचार, संविधानवाद का विचार, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता के विचार को बढ़ावा दिया। प्रश्न 2, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें, अथवा रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? रूमानीवाद ने राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया? वर्णन कीजिए। तो रूमानीवाद यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में इस सांस्कृतिक जुड़ाव को रूमानीवाद नाम दिया गया। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में रूमानीवाद का योगदान। इस रूमानीवाद के 3 प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है लोक संस्कृति। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड ने दावा किया कि रूमानी जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। उसने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन राष्ट्र की भावना को प्रचारित प्रसारित किया। दूसरा है भाषा। राष्ट्रवाद के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए पोलैंड में पोलिश भाषा भाषियों ने रूसी भाषा के प्रभुत्व का विरोध किया और इसी प्रकार से पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखी जाने लगी। संगीत। तीसरा है संगीत। पोलैंड में परतंत्रता की स्थिति में संगीत के द्वारा ही राष्ट्रीय भावना जागृत रखी गई। एक पोलिश नागरिक कैरोल कुस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा व संगीत से गुणगान किया तथा पोलेनेस व माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया।
प्रश्न 3, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार से विकसित हुए। तो उत्तर है कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रों का विकास। 19वीं शताब्दी में अनेक देशों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिनमें जर्मनी और इटली प्रमुख है। तो पहला है फ्रैंकफर्ट संसद के प्रयास। तो जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय लोगों में अधिक थी। उन्होंने सन 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद यानी कि फ्रैंकफर्ट संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्र निर्माण का वह उदारवादी प्रयास राजशाही तथा सैन्य शक्ति ने मिलकर के विफल कर दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। दूसरा है प्रशा का नेतृत्व तथा बिस्मार्क की भूमिका। इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वान बिस्मार्क ने प्रशा की सेना तथा नौकरशाही की सहायता की। उसने लौह और रक्त की नीति अपनाते हुए 7 वर्ष की अवधि में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा प्रशा को युद्धों में पराजित कर दिया और जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। तीसरा है जर्मन साम्राज्य की घोषणा। 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में विलियम प्रथम को नवीन जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार से जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की राज्य शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया है। एकीकरण के पश्चात नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। अब दूसरा है इटली राष्ट्र राज्य का विकास। तो पहला है जूसेपे मैत्सिनी का योगदान। इटली अपने एकीकरण के पूर्व 7 राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमांट में इतालवी राजवंश का शासन था। इटली के क्रांतिकारी नेता जूसेपे मैत्सिनी ने 1831 में यंग इटली नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की और इसके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। दूसरा है काबूर का योगदान। काबूर सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था। 1859 में फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त करके सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लोम्बार्डी को सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया गया। तीसरा है गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। उसने 1860 में सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और उन पर अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह के बाद सिसिली और नेपल्स को सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया गया। चौथा है विक्टर इमानुअल द्वितीय का योगदान। विक्टर इमानुअल द्वितीय सार्डिनिया पीडमांट का राजा था। 1861 में उसे एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1866 में वेनेशिया को भी इटली में मिला लिया गया और 1870 में इटली की सेनाओं ने रोम पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। प्रश्न 4, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, अथवा ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों के राष्ट्रवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल अथवा क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में भिन्न था। यथा जैसे कि पहला है कि ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश व आयरिश आदि जाति समूह थे,
जिनकी पहचान नृजातीय थी। दूसरा है, इन जातीय समूहों में अंग्रेजों की शक्ति, धन संपत्ति तथा गौरव की वृद्धि हुई तो वह द्वीप समूह के अन्य जातीय समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुए। तीसरा है, सर्वप्रथम उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देश में सम्मिलित किया, फिर उन पर प्रभुत्व स्थापित किया। चौथा है, इसके पश्चात उन्होंने आयरिश लोगों पर नियंत्रण किया तथा आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रितानी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का शांतिपूर्ण तरीके से गठन हुआ, जबकि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के राष्ट्रवाद अचानक हुई कोई उथल पुथल अथवा क्रांति के परिणाम थे। उदाहरण के लिए जर्मन राष्ट्रवाद प्रशा के नेतृत्व और बिस्मार्क की भूमिका का प्रमुख परिणाम था, तो इटली के राष्ट्रवाद में काबूर, गैरिबाल्डी, विक्टर इमानुएल का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न 5, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के कारण इस क्षेत्र में तनाव पनपने के निम्नलिखित कारण थे। पहला है भौगोलिक और जातीय भिन्नता। बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो आदि शामिल थी। बाल्कन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर ओटोमन साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित था। तुर्क लोग बाल्कन या फिर ईसाई जातियों का शोषण करते थे, जिससे बाल्कन जातियों में असंतोष व्याप्त था। दूसरा है बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार तथा ओटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण बाल्कन क्षेत्र की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। तीसरा है ओटोमन साम्राज्य के द्वारा आधुनिकीकरण के प्रयास। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण तथा आंतरिक सुधारों के द्वारा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। चौथा है बाल्कन राज्यों में एकता का अभाव। बाल्कन राज्यों में परस्पर एकता का अभाव था। प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश प्राप्त करना चाहता था। इस कारण से बाल्कन राज्यों में तनाव व्याप्त था। पांचवा है बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा। बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा के कारण बाल्कन क्षेत्र में यह तनाव और अधिक बढ़ गया। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच में व्यापार, उपनिवेश स्थापना, नौसैनिक एवं सैन्य शक्ति के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देश बाल्कन के क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इससे इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।